विपक्ष ने सड़कों पर उतरने का अभ्यास कर लिया है। अब चुनाव आयोग हो या मोदी सरकार, कोई भी आसानी से बच के नहीं निकल सकता है। बिहार की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब सिर्फ एक बंद नहीं था, ये था लोकतंत्र की लूट के खिलाफ एक बिगुल। अगर ये लोकतंत्र की लूट है जो कि विपक्ष कहता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता खुलकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल के बाद अब बिहार में वोट चुराने का नया प्रयोग हो रहा है, नया मॉडल आ गया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र है? क्या विपक्ष सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि सीधा सड़कों पर उतरकर मुकाबले की तैयारी कर चुका है? क्या अब जनता के वोट की सुरक्षा खुद जनता ही करेगी? जिस विपक्ष ने अब सड़कों पर उतरने का अभ्यास कर लिया है, वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, अब जवाब लेने भी निकलेगा, और इस बार बचना आसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। इस पूरे विषय पर शीतल जी बताएंगे कि क्या विपक्ष आगे करने वाला है और आज के बिहार बंद से क्या संदेश गया है और विपक्ष कहां तक संदेश दे पाया है और चुनाव आयोग को क्या मैसेज गया है। शीतल जी। धन्यवाद अंकुर। आज जो कुछ हुआ है हमारे देश में आजादी के बाद से लगातार तरह तरह के मामलों पर जनता रुष्ट हुई है, सड़कों पर आई है, आंदोलन किए हैं, जेलों में गई है, गोलियां खाई हैं, लाठी खाई है, परिवर्तन हुए हैं, चुनावी परिवर्तन, और फिर वो परिवर्तन वापस हुए हैं यानी जिनके खिलाफ हुए वही उन्हीं लोगों को लोगों ने चुना और वो वापस आए। ये सब हमारे अतीत में हमारा इतिहास है। लेकिन अब हम जहां हैं और जिस तरह के सवालों पर हम उद्वेलित होने की कोशिश में है, जिसे कहा जाए, वो सवाल इसके पहले के सवाल नहीं थे। हमारे देश में राइट विंग ने एक जमाने में आंदोलन किया था कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कानून वगैरह बने और जो कानून है उनको लागू किया जाए या सख्ती से पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध हो। ऐसा 7वें 8वें दशक में हुआ था, बहुत आंदोलन हुआ था, बहुत गोली वोली चली थी, उसमें काफी डेथ हुई। 2 बार तो आपने जानते ही हैं कि एक बार जेपी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, तानाशाही के खिलाफ था, आपातकाल लगा था और उसमें बहुत सारे लोग निरुद्ध हुए थे और देश में एक बड़ी बेचैनी थी, खासकर उत्तर भारत में। और उस आंदोलन ने उस समय की सत्ता को परिवर्तित कर दिया था। हालांकि दक्षिणी राज्यों में उसका असर नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में और मध्य भारत में उसका भारी असर था। लेकिन उसके बाद भी चीजें नहीं बदली और चीजें जिन लोगों के हाथ में उस आंदोलन के जरिए सत्ता आई, वो आपस में ही लड़ते हुए और बहुत सारे सवालों पर जो कह के आए थे कुछ न करते हुए असफल हुए और बहुत जल्दी ही 3 साल में वो गिर गए। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस ही आई जिसके विरुद्ध वो सब आंदोलन हुए थे। फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में 89 में ऐसा सब कुछ हुआ, उसमें राइट और लेफ्ट दोनों वीपी सिंह के दाएं बाएं थे। वो आंदोलन बोफोर्स और भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, लेकिन 5-6 महीने में ही उस जिस मुद्दे पर वो आंदोलन था वो मुद्दा तो नेपथ्य में चला गया, नए मुद्दे आ गए और मंडल कमीशन लागू हुआ वीपी सिंह की ओर से। एक देश में दूसरी तरह का ध्रुवीकरण शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 2012 में ये एक नया आंदोलन अन्ना आंदोलन के रूप में हुआ। फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बड़े बड़े आरोप थे, बहुत सारी चीजें थी। और उसके बाद एक हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि पहली बार पूरे बहुमत से जो दक्षिण पथ था वो सत्ता में मोदी जी के नेतृत्व में आ गया। उसके आने के बाद से अब हमारे देश में कुछ बुनियादी बदलाव हुए, सोच समझ में भी, आंदोलनों के सवाल में भी और राजनीति में भी। ये माना जा रहा है कि मोदी जी की सरकार जो है वो बहुत सारे उन कायदे कानूनों का जिनका वो विपक्ष में रहते हुए पूरे जीवन विरोध करती रही थी और लोकशाही के पक्ष में थी। अभी हाल में उसने आपातकाल की स्मृति में बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चलाया, लेकिन उसकी जो कारगुजारियां हैं वो सब लोकतंत्र की जड़ खोखली करने वाली है। ये बात पहले इंटेलेक्चुअल लेवल में ही डिस्कस हुई, बहुत हद तक नीचे नहीं गई, क्योंकि जो उससे सीधे प्रभावित होने वाले थे, जिनको उससे सीधे नुकसान होने वाला था, जो देश के सबसे गरीब लोग थे, जो और गरीब बनाए जा रहे थे नई नई ऐसी नीतियों के जरिए जिनके जरिए एक बहुत छोटे हिस्से को अमीर बनाया जा रहा था। अब ये बात सिर्फ मेरे जैसे किसी सरकार से प्रश्नवाचक की नहीं रह गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक नितिन गडकरी ने अभी भाषण देते हुए कहा है
कि विकास की बात तो ठीक है, लेकिन ये जो असमान विकास हो रहा है कि चंद लोगों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जा रहा है और एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में ढकेली जा रही है, ये तो ठीक नहीं। तो ये बात अब जो है एक तरह से इसको स्वीकृति मिल गई है, जो आलोचना के तौर पर तथ्यों के जरिए हम जैसे बहुत सारे लोग जो प्रश्नवाचक की मुद्रा में रहते ही हैं, सरकार किसी की भी हो, उन्होंने इस सवाल को उठाया था। तो अब इस देश में जो हलचल हो रही है, वो हलचल एक नई तरह की है और उसमें सवाल बहुत गंभीर है। और वो सवाल जो है वो बुनियादी मतलब बुनियाद में पहुंच रहे हैं। वो आप बेस स्ट्रक्चर के सवाल है, वो सुपर स्ट्रक्चर के सवाल नहीं है, जैसे भ्रष्टाचार है या कोई कल्चरल इशू है, वो सब अलग चीजें। ये बुनियादी सवाल है कि लोगों की जो माली हालत है, जो बहुत बुरी तरह से तबाह हो रही है, नोटबंदी के बाद जिस तरह से पूरा एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया और उसने भारी गरीबी लाई, टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से जो हमारा दुकानदार वगैरह वाला एक मिडिल क्लास बनाता था, उनकी रोजगार में बहुत कमी हो रही है। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वही इस वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान के समर्थक रहे हैं बहुत समय से। तो लेकिन वो ये तो जो आर्थिक असर है वो तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका नुकसान सबसे गरीब, सबसे कमजोर लोगों को हो रहा है। अब इस चीज को रोकने के लिए जो सरकार है इस समय मौजूदा, वो तरह तरह के तिकड़मों के जरिए सरकार में बने रहना चाहती है। इसमें जो दुनिया के इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेमोक्रेसी वगैरह की स्टडी करते हैं, जैसे डेम इंस्टीट्यूट है स्कैंडिनेविया का, उसका तो कहना है कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, यानी सिर्फ चुनाव होते हैं किसी न किसी तरह से और बाकी हर चीज में तानाशाही है। अब चुनावों में भी इतनी गंभीर शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव से ये मुद्दा उठा और अब बिहार पहुंच गया, और चुनाव आयोग के गठन को लेकर जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए, उसने इस देश में इस शंका को अब एक बहुत बड़े हिस्से में चिंता में डाल दिया है। लेकिन ये चिंता जब तक उनको समझ में नहीं आती जिनको ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, यानी सबसे साधारण लोग जो आधी आबादी से ज्यादा है, और इसलिए हम आज बात कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में बिहार के बंद की। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। औसत आय 190 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस 190 में वो भी शामिल है 10% जिनकी आय बहुत ज्यादा है, यानी अगर उनको निकाल दिया जाए तो ये आय का ढांचा और नीचे गिर जाता है। सीमांत किसान वहां 90% से ज्यादा है, यानी जिनके पास बहुत छोटी जोत है, 2-3 एकड़, 1 एकड़ या उससे भी कम, और रोजगार के साधन नहीं है, तो करीब 2.5 करोड़ लोग वहां के रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हर साल निकलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। घुमंतू टाइप उनका जीवन। 1 करोड़ 12 लाख लोगों के पास घर नहीं है, फूस का झोपड़ा है या खपरेल की एक छोटी मोटी छत है। इतनी बड़ी आबादी के पास ये समस्या है। और जो आबादी है भी, उसमें करीब 9.2% लोग जो है, 14 करोड़ के आसपास जो आबादी है, उसमें 9.2% लोग ऐसे हैं साइकिल भी अपने, मतलब एसेट कहा जाता है, हम लोग इनकम टैक्स वगैरह जो भरते होंगे सब जानते हैं कि एसेट क्या है आपके पास। उनके पास एक साइकिल भी नहीं, कुछ नहीं है उनके पास। अब इन सारे लोगों को एक नई प्रतियोगिता में चुनाव आयोग ने डाल दिया कि ये सब लोग ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लाएं, जैसे पासपोर्ट जो 2.25% लोगों के पास है बिहार में, जाति प्रमाण पत्र जो सिर्फ वो बच्चे बनवाते हैं जो कहीं परीक्षा वगैरह दे रहे होते हैं, ये भी संख्या बहुत कम है। 42% आबादी वहां 8वां पार ही नहीं कर पाती, कक्षा 8 से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाती है, 9वीं 10वीं तक जाती नहीं है, और चुनाव आयोग कह रहा है 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ, अपना लाओ, अपने पिता माता का लाओ। तो ये सब जो सवाल आए हैं, इन्होंने झकझोर दिया। हालांकि आज के बंद में जो खबरें आ रही हैं, ये पहली बार इस गर्मी उमस में विपक्ष के लोग इस तरह से सड़क पे इस बड़ी तादाद में उतरे हैं। आज ही मजदूर संगठनों और किसान संगठनों ने भी देशव्यापी बंद का भी कॉल दिया है, उसका भी जगह जगह से खबरें आ रही हैं। ये मिला जुला था, लेकिन अभी वो लोग जो इससे एकदम जिनको नुकसान होने वाला है, अभी उनके कुछ प्रतीक हमारे सामने आए हैं। जैसे अंकुर के पीछे जो चित्र लगा है, ये उस प्रतीक का एक सिंबल है कि एक भैंस पालकर अपना जीवन यापन करने वाला बुजुर्ग नंगे बदन, एक सिर पे उसके कुछ कपड़ा है और एक नीचे कपड़ा है,
आया है बंद करने। ये प्रतीक है, ये लड़ाई है वो रियल लड़ाई जो शायद अब इस देश में उन सवालों पर शुरू होने जा रही है। इसलिए मैं इस बंद को दूसरी तरह से लेता हूं, इससे नहीं कि कहां हुआ, कितनी दुकानें खुली रही, उसको क्या नाम पप्पू यादव को मंच पे नहीं चढ़ने दिया, या ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, मैं उस पे इस मामले में नहीं जाना चाहता। मैं इसी पर रहना चाहता हूं। ये लड़ाई थोड़ी बुनियादी सवालों की ओर जा रही है। इस देश में लोकशाही लोक तक पहुंचे, लोक तक के लिए हो, उसकी उसमें भागीदारी हो और उसके जीवन में उन फैसलों से भागीदारी हो जो फैसले आज उसको लगातार बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए इस आज के बंद का मेरे हिसाब से एक रियल आंदोलन की ओर बढ़ने का ये पहली जुम्बिश है। ये ऐसा नहीं कि आज जादू हो गया है। बहुत खबरें आई हैं, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे पूछने के लिए, चूंकि मैं वहां नहीं हूं, कि भाई आप लोग जो वहां हैं जरा मुझे बताएं। सैकड़ों लोगों ने उसमें कमेंट्स भेजे हैं, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ हरकत हुई है समाज में। लेकिन उसमें भी ये आ रहा है कि अभी उस हिस्से में जिसको इस लोकशाही से बाहर करने का प्रयास हुआ जा रहा है, अभी उसमें ये बात उतनी गंभीरता से नहीं पहुंची है जितनी गंभीर ये बात है। तो वो लोग जो इन सवालों को उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले या अन्य, उनको इन सवालों को और जीवंत बनाना होगा, पॉलिटिकल काम में और जिम्मेदारी डालनी होगी और मेहनत करनी होगी कि वो सिंबॉलिक तौर पर सड़क पर न हो, सचमुच में सड़क पर हो। शीतल जी, लगभग समय तो हो गया है, आपने पहले ही प्रश्न में पूरी बात कह दी है, लेकिन आपने जो पूरी बात कही उसका सार तो यही है जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ। बस उन्हीं शब्दों में मैं चाहता हूँ जो शब्द मुझे सुनाई देने चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि एक पहला, जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि विपक्ष का सड़क पर उतरने का पहला अभ्यास, तो ये मेरा मानना है कि अगला अभ्यास भी होगा कि पहला अभ्यास, और क्या विपक्ष अब केवल ट्वीट ना करके सड़क पर उतरेगा, और ये अभ्यास जब होगा तो फिर मोर्चा भी खुलेगा, सवाल भी जनता तक इसलिए कि पहुंचेंगे दक्षिण, हर बार। ये मैंने इसलिए कहा था कि ये दक्षिण पंथ जो है इस फैसले से नहीं रुक जाएगा। इस फैसले में अगर वो कोई फेरबदल भी करता है तो ये आखिरी नहीं होगा। दक्षिण पंथ ऐसे अनेक फैसले भविष्य में करेगा, और अगर हम जनता को शिक्षित करके उसके सवालों पर जागरूक करके, हम या जो भी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, हम तो उसमें क्रिटिक हैं, अगर वो लोग जनता को जागरूक करके उन सवालों पर सचेत करके सड़कों पे उतारने की कवायद लगातार नहीं करेंगे, तो लोकशाही निश्चित तौर पर, जिसकी शंका दुनिया कर रही है, वो शंका सच में तब्दील हो जाएगी। इसलिए ये लड़ाई आज आगाज है, ये अंत नहीं है। ये एक शुरुआत हुई है, छोटी सी शुरुआत है। अभी अनेक लड़ाइयां राष्ट्रव्यापी स्तर पर और बहुत राज्यों पर एक बहुत बड़े मानवता के हिस्से को अपने साथ जोड़ के लड़नी पड़ेगी। तब देश में लोकशाही और नीतियों का जो वर्गीकरण है, जो एक खास तबके के पक्ष में है, जो बहुत छोटा सा है, और बहुत लोगों के खिलाफ है जो बहुत ज्यादा है, इसमें बदलाव हो सकेगा, जो होना बहुत जरूरी। बिल्कुल, जैसा कि शीतल जी ने कहा कि ये एक आगाज है, और इस आगाज को आगे बढ़ाइए, एक अभ्यास है, अभ्यास को आगे बढ़ाइए। केवल पहली बार ऐसा हुआ है, कोई मुद्दा है, जैसा कि शीतल जी ने कहा कि ये आम जन का मुद्दा बन रहा है, और अगर आम जन का मुद्दा सही तरीके से ऐसे ही बनाते रहे तो सत्तारूढ़ दल और उसकी जो संस्थाएं हैं जो उसके हिसाब से चलती हैं वो परेशान तो जरूर होंगी, और आज ही सोच भी रही होंगी। अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, ट्वीट से नहीं, इस तरीके से तो विपक्ष अगर उतरता है तो परेशानी नहीं, एक मुसीबत भी सामने सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ी हो जाएगी। और तो ये रही आज की चर्चा, और ऐसे ही विषयों पर और चर्चा सुनने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट पर बातचीत सुनने के लिए, और तो सत्य हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हर बार मैं कहता हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी आ जाए। सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर जाइए और सीधे आप खबरें पढ़िए और वीडियोस भी देखिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.